नमस्कार। स्वागत है सभी का वंदे एकेडमी के इस एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों, अगर 12th लेवल की आपका पेपर है, अगर आपका सीईटी का 12th लेवल का एग्जाम है, तो आप अपने जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप पर प्रगति 3.0 टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज क्यों खरीदनी है दोस्तों। तो जो आपका सीईटी ग्रेजुएशन का जो एग्जाम हुआ है, जो कि आज ही एग्जाम हुआ था आपका 7 जनवरी का, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, तो वो सारे के सारे प्रश्न दोस्तों अपने इन 30 मॉडल पेपर से हु बहू प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। हु बहू प्रश्न, और मैथ के एक दो क्वेश्चन थे जिनका कि वो हो गया था चेंज, थोड़ा सा चेंज हुआ था। बाकी लगभग सेम एज इट इज प्रश्न अपने इन मॉडल पेपर की सीरीज से आ रहे हैं। तो मात्र 99 रुपीज़ के अंदर आप लोग ये खरीद सकते हो। कैसे खरीदना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको अपने इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको अपने ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी आए तो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए फायदेमंद रहेगी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों, अपनी आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिएगा। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल दोस्तों कहाँ रही थी, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका मैं दोस्तों आंसर बता दूं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल कहाँ रही थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। और हरित क्रांति दोस्तों कौन लेके आए थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन लेके आए थे साथियों? दोस्तों MS स्वामीनाथन, याद रखिएगा दोस्तों, MS स्वामीनाथन। और शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये दो बात आप लोग इसके लिए याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? दोस्तों, आप क्लास से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं वो चीज़ आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही है? रचना और रचनाकार, ये आप लोगों से पूछा है। गुण भाषा, गुण भाषा के रचनाकार दोस्तों कौन है? गुण भाषा के रचनाकार ईश्वरदास बारठ नहीं है, हेम कवि। कौन है साथियों? हेम कवि, ठीक है ना। अमृत पुत्र, अमृत पुत्र के दोस्तों कौन है रचनाकार? मेजर रतन जांगिड़ नहीं है दोस्तों, कौन है? आनंद शर्मा। किसका नाम लोगे आप? आनंद शर्मा का। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो ही गए। माइड्रो हेलो, माइड्रो हेलो के दोस्तों रचनाकार कौन है? माइड्रो हेलो के कुंदन माली नहीं है, कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया इसके रचनाकार है साथियों। तो चौथा ऑप्शन कौन सा बच गया? पग फेरो मणि मधुकर। पग फेरो के रचनाकार कौन है? मणि मधुकर है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ। टाइम वेस्ट हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूँ, अति महत्वपूर्ण, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका बहुत ही ज़्यादा इस क्लास से प्रॉफिट होगा सीईटी के एग्जाम के लिए। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? मेघालय क्षेत्र किसका भाग है दोस्तों? दक्कन के पठार का। मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन के पठार का। और मेघालय का दोस्तों अर्थ क्या होता है? बादलों का निवास स्थान। मेघालय का अर्थ क्या होता है? बादलों का निवास स्थान। एक एक प्रश्न को दोस्तों व्याख्या सहित हम लोग पढ़ते हुए चलिएगा, है ना, ताकि आपको भी समझ आए थोड़ा सा कि मेघालय का अर्थ क्या होता है। बादलों का निवास स्थान। और नर्मदा नदी के नीचे का पठारी प्रदेश, नर्मदा नदी जो है उसके नीचे का पठारी प्रदेश क्या कहलाता है? दक्कन का पठार कहलाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये पीडीएफ मिलेगी आपको ऐप के अंदर, प्रगति 3.0 टेस्ट सीरीज के अंदर। प्रगति 3.0 टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों को ये पीडीएफ मिलेगी। संरचनात्मक रूप से ये प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। रिहंद बांध परियोजना से किन जिलों में सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना से किन किन राज्यों के अंदर सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? अनंतपुर जिला साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट आंसर दीजिएगा। अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। तांबा यानी कि कॉपर के लिए। फटाफट आंसर दो भाई, है ना। आंसर तो मैंने दे दिया, अब आप बताओ अनंतपुर जिला और किसके लिए प्रसिद्ध है? और किसके लिए प्रसिद्ध है?
अनंतपुर जिला स्वर्ण के भंडार के लिए, किसके? स्वर्ण के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और इसके उत्तरी भाग में रामगिरी, पेनाक चेरला, कौन? पेनाक चेरला, ये स्थान है, यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के भंडार मिलते हैं। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था। जो महकमा बकायत का कार्य क्या था, ये हमसे पूछा है। महकमा बकायत दोस्तों क्या होता था? महकमा बकायत ये क्या करता था? अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूल करता था। यानी कि जिस साल फसल बढ़िया होती, फसल अच्छी होती थी, उस टाइम ये बकाया जो कर होता था, बकाया कर, वो वसूल किया करते थे। तो इसको क्या बोलते थे? महकमा बकायत। बकायत का मतलब बकाया कर। तो थोड़ा इस हिसाब से आप लोग इसको याद रख सकते हो। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? दामोदर। कौन है साथियों? दामोदर। अब आप लोग बताओ इसकी रचना कब की गई थी? कब की गई थी? तो वो है 661 ईस्वी के अंदर। कब की गई थी? 661 ईस्वी के अंदर। और कहाँ की गई थी ये भी बता दो। कहाँ? उदयपुर जिले के नागदा गांव में। उदयपुर जिले के नागदा गांव में कुंडेश्वर मंदिर से यह प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, नागदा जिले के, उदयपुर देश के, नहीं थोड़ा देखिएगा, उदयपुर जिले के नागदा गांव में, जिला कौन सा है? उदयपुर, गांव है नागदा, और इसके अंदर मंदिर है एक कुंडेश्वर मंदिर। यहां से यह हमें प्राप्त हुआ था। तो थोड़ा इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न था, बढ़िया प्रश्न था। सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक कौन था? सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? स्वाई राम सिंह द्वितीय ने। फटाफट इसके बारे में थोड़ा जानकारी और लेते हैं, है ना। तो स्वाई राम सिंह द्वितीय ने, और राजस्थान सरकार ने 1961 ईस्वी में सागड़ी निवारण अधिनियम, सागड़ी निवारण अधिनियम बनाकर बंधुआ मजदूरों से मुक्ति प्रदान करवाई थी। ये भी आप याद रखिएगा, राजस्थान सरकार ने 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम भी लागू किया था। यह अधिनियम सरकार ने 1961 में बनाया था। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है? बीकानेर के शासकों से। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है साथियों? बीकानेर के शासकों से। ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? कदम्बवास या केम्बवास मुख्यमंत्री किस राजा के समय थे? बताइएगा, कौन से राजा के समय? पृथ्वीराज तृतीय के समय ये मुख्यमंत्री थे। पृथ्वीराज तृतीय के समय ये मुख्यमंत्री थे। और पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों अंतिम चौहान वंश के प्रतापी शासक थे। चौहान वंश के अंतिम प्रतापी शासक कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में ये बात आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने दिल्ली तक साम्राज्य का विस्तार किया था। इनका जन्म हुआ था 1161 ईस्वी के अंदर। और जानोगे तो इनकी माता का नाम था कर्पूरी। इनकी माता का नाम क्या था? कर्पूरी। पिता का नाम था इनके सोमेश्वर। पिता का नाम था सोमेश्वर। इतना तो बहुत ज्यादा हो गया है ना, इतना तो आप लोग याद भी नहीं रख पाओगे। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? वर्तमान में कौन सा भाग ऐसा है जो पहले जांगल क्षेत्र के अंदर आता था? बीकानेर। कौन सा भाग दोस्तों? बीकानेर। याद रखिएगा, कौन सा भाग? बीकानेर। और जोधपुर का उत्तरी भाग भी इसके अंतर्गत आता था। जोधपुर का उत्तरी भाग, ये क्या कहलाते थे? जांगल क्षेत्र। राजस्थान के किस भाग में योध्या नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? योध्या नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा था उत्तरी भाग में। कौन से भाग में दोस्तों? राजस्थान के उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग कौन कौन सा? हनुमानगढ़, गंगानगर। हनुमानगढ़
और गंगानगर का क्षेत्र क्या कहलाता था? योध्या क्षेत्र कहलाता था। ये बताओ, मस्त प्रश्न है, 1 नंबर, बहुत ही मस्त प्रश्न मेरे को लगाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ दे रखे चित्रकारी शैलियाँ और यहाँ दे रखा है चित्र का नाम। नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली के अंदर लिखा गया चित्र कौन सा है? कौन सा चित्र है दोस्तों? पिछवाई। नाथ द्वारा शैली का चित्र कौन सा है? पिछवाई चित्र। किशनगढ़ शैली के अंदर बनाया गया चित्र कौन सा है दोस्तों? किशनगढ़ शैली के अंदर बनाया गया चित्र कौन सा है? बनी ठनी। कौन सा दोस्तों? बनी ठनी। यानी कि नाथ द्वारा का क्या 2nd नंबर हो गया, किशनगढ़ का 3rd नंबर, और बच गया कौन? जोधपुर। तो जोधपुर का कौन सा है दोस्तों? ढोला मारू। यानी कि R का 1, 1st, 2nd, 3rd और 1st, ये इस प्रकार से इसके आंसर हो गए। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो 2nd, 3rd और 1st ये रहा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मस्त प्रश्न है। संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। कितने कितने महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल के मैं लेके आ रहा हूँ, जो कि परीक्षा में पहले पूछे गए हैं। संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? पीपा जी का जन्म स्थान कौन सा है दोस्तों? गागरोन। ये तो सबको ही पता है दोस्तों कि पीपा जी का जन्म स्थान कौन सा है? गागरोन है। तो गागरोन तो है, जन्म हुआ कब था? 1383 ईस्वी में। अब पूछ रहे हैं कि मृत्यु कब हुई? तो 1453 ईस्वी में, है ना? 1453 ईस्वी के अंदर मृत्यु हुई थी। और इन्होंने संत रामानंद से शिक्षा ली थी। संत रामानंद से इन्होंने शिक्षा ली थी। इनके प्रमुख मंदिर अगर देखें तो एक तो है समदड़ी ग्राम के अंदर, बाड़मेर के अंदर, और एक है गुफा नामक मंदिर, गुफा टोडाग्राम टोंक के अंदर है जो। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? और बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? बेणेश्वर मेले का आयोजन पहले तो किस दिन किया जाता है? तो माघ पूर्णिमा को। किस दिन दोस्तों? माघ पूर्णिमा को। और इसका दूसरा नाम अगर पूछ ले तो आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। बेणेश्वर मेले को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। ये भी पूछ सकता है आप लोगों से कि बेणेश्वर मेले का दूसरा नाम आदिवासियों का कुंभ, या फिर वागड़ का पुष्कर। वागड़ का पुष्कर। और यह डूंगरपुर जिले के अंदर सर्वाधिक जो है वो आयोजन किया जाता है, डूंगरपुर जिले के अंदर। ठीक है, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों, गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है। कच्ची घोड़ी के अंदर नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है। बिल्कुल दोस्तों है, बिल्कुल सही बात कही है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं है। कालबेलिया नृत्य नहीं है। कौन सा नृत्य है यहाँ? गंवरी नृत्य के। कौन से दोस्तों? गंवरी नृत्य के मुख्य पात्र हैं ये राई और बुढ़िया। तो ये 3 नंबर ऑप्शन आप लोगों का गलत हो गया। तेहरा ताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं? वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर प्रश्न आपको बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना दोस्तों, ताकि मैं आपको देख सकूं कि कितने मेरे प्यारे साथियों को वीडियो अच्छी लगी, प्रश्न अच्छे लगे। ये प्रश्न बताओ, बढ़िया वाला प्रश्न फिर से आ गया। साहित्य कार्य और लेखक, वीर विनोद के लेखक कौन है? ये तो दोस्तों सभी को याद होता ही है। वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामदास। कौन है दोस्तों? श्यामल दास, है ना? श्यामल दास। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, ये लिखा हुआ पड़ा। गोरा बादल री बात, गोरा बादल री बात के लेखक कौन है? जाटमल। कौन है दोस्तों? जाटमल। वीर सतसई के लेखक कौन है? वीर सतसई के लेखक कौन है?
सूर्यमल मिशन, सूर्यमल मिशन। तो दोस्तों तीनों प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए। अब इसमें से ढूंढोगे तो ये रहा सही अपना आंसर। दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। फोरम पर्दा टू द पीपुल की लेखिका कौन है? फोरम पर्दा टू द पीपल, बताओ लेखक कौन है इसके? फ्रांसीसी टेक्ट, फ्रांसिस टेक्ट इनकी लेखिका है। लेखिका है ना कि लेखक, याद रखिएगा ये महिला थी, ठीक है ना। बिल्कुल। धराड़ी क्या है? धराड़ी क्या है बता दो मेरे लाडलो। धराड़ी, अरे धराड़ी भी नहीं पता क्या? धराड़ी जो गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं, यानी जिनको कंडे भी बोलते हैं ना, उनको संग्रहण एक जगह करके इकट्ठा ऐसा बनाते हैं ना, मतलब उपलों को एक जगह इकट्ठा करके और बड़ा सा इसे बना देते हैं, क्या बोलते हैं उनको? धराड़ी, ठीक है ना। हरणी महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? हरणी महादेव मंदिर दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर है। हरणी महादेव मंदिर भीलवाड़ा के अंदर है। और भीलवाड़ा के प्रमुख मंदिरों की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं? सवाई भोज का मंदिर, सवाई भोज का मंदिर, तिलस्वा महादेव का मंदिर, हरणी महादेव मंदिर, बाईसा महारानी का मंदिर। तो ये सारे मंदिर भीलवाड़ा के कुछ प्रमुख मंदिर थे। लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है? लंबी बावड़ी दोस्तों ओछी बावड़ी नहीं, लंबी बावड़ी पूछा है। लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है? धौलपुर के अंदर। लंबी बावड़ी धौलपुर के अंदर। किलों और उसके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता? तारागढ़ दुर्ग दोस्तों कहाँ है? बूंदी के अंदर है, बिल्कुल सही। तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर, बिल्कुल सही बात है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर के अंदर। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग फिर कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों उदयपुर के अंदर। किसने बोल दिया? इसने बिल्कुल गलत लिख रखा है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग तो दोस्तों आपको पता है राजमंद में है। कुंभलगढ़ दुर्ग तो राजमंद में है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि यह सुदृढ़ प्राचीर बुर्गों एवं कंगूरों के कारण प्रसिद्ध है। इसकी इन्होंने एस्ट्रूकन नाम की संज्ञा इसको दी है। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? कौन सा ऐसा समारोह होता है, यानी कि ऐसा पर्व कौन सा बनाते हैं जब पहली बार छोटे मतलब जन्म हुए बच्चे के सिर के बाल उतारे जाते हैं या काटे जाते हैं? उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? अरे ये भी नहीं पता क्या? जड़ूला। क्या कहते हैं दोस्तों? जड़ूला। सुरलिया, सुरलिया क्या है? सुरलिया दोस्तों एक क्या है? कान का आभूषण है। कान के अंदर क्या क्या पहनते हैं लुगाइयाँ, स्त्रियां क्या क्या पहनती है? झुमका, बाली, पत्ती, सुरलिया, कर्णफूल, पीपल, अंगोटिया, झेला, लटकन, जमेला, जूरे, मुर्किए, मुर्की, ये सब कान के आभूषण हैं। क्या क्या याद रखोगे? इतने आभूषण इन्होंने चला रखे हैं महिलाओं ने कि पता ही नहीं चलता है ना। तो याद रख लीजिएगा सुरलिया भी एक कान का ही आभूषण है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? हरित राजस्थान यानी कि हरा भरा राजस्थान, अपना दोस्तों प्यारा हरा भरा राजस्थान, इसका संबंध जो कार्यक्रम चलाया गया था इसका संबंध किससे था? हरे भरे पौधों को लगाना, है ना। हरे पौधों का लगाना यानी कि वृक्षारोपण करना, वृक्षारोपण करना इसका मुख्य उद्देश्य था।
और हरित राजस्थान जुलाई 2009 से यह प्रोग्राम शुरू किया गया था, जुलाई 2009 से। तो याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और दोस्तों आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, पहले भी दे चुका, कि ये टेस्ट सीरीज जो है ना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहाँ पे लगी हुई मिलेगी विद आंसर की, विद आंसर की। और 30 ये आपको टेस्ट मिलेंगे हूबहू पेपर के जैसे। और इन्हीं में से आपका पूरा पेपर छपेगा, इन्हीं में से पूरा पेपर छपेगा। तो ये प्राइस को ज़्यादा है नहीं आप लोगों के लिए, मैंने तो आपको इन्फॉर्मेशन दी है। और आज के पेपर जो हुआ है उससे तुलना की है, तो मैंने देखा कि भाई साहब पूरा पेपर ही इन मॉडल पेपर से छप रहा है। और जिन बच्चों ने पेपर टेस्ट ले रखा था ग्रेजुएशन का, उनको तो पता ही होगा। अगर उनमें से कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो ज़रूर बताना कि दोस्तों 150 में से कम 130% आए हैं, है ना। 150 में से 130% हूबहू आए हैं इन 30 मॉडल पेपर से। तो दोस्तों जो भी वीडियो देख रहा है, अगर आपकी इच्छा है मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे, और टेस्ट सीरीज आप लोग ले सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे दूसरे नंबर जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये नंबर कौन से 9119218784, मेरे इस नंबर पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हो टेस्ट सीरीज के लिए। और पीडीएफ आप लोगों को पता है ऐप के अंदर ही मिलेगी, बाहर ये पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो ग्रुप के अंदर जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको क्लास का लिंक मिल जाया करेगा। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा।